फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तीसरी पार्ट का और इसका नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए एज़ यूजुअल मस्ट 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 वॉच है। काफ़ी अच्छी मूवी है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं तो इसमें फ्रोडो और सैम गोलम के साथ अंगूठी लेके मॉर्डर जा ही रहे हैं और दूसरी तरफ सारोन की सेना तैयार हो चुकी है युद्ध करने के लिए आदमी, एल्व्स और ड्वार्फ्स के साथ। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2003 में और इस मूवी का ड्यूरेशन है 3 घंटे 21 मिनट। इसके डायरेक्टर भी पीटर जैक्सन ही रहे हैं। ये J.R.R. टोल्कियन द्वारा लिखे गए नावल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 3rd वॉल्यूम पर बेस्ड है, जिसका नाम भी सेम था, द रिटर्न ऑफ द किंग। और इस नावल को 1955 में पब्लिश किया गया था। और पहली मूवी की तरह इस मूवी की भी काफ़ी सराहना की गई है एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस में, म्यूज़िक में, डायरेक्शन में, स्क्रीन प्ले में, विजुअल इफ़ेक्ट्स में। ये साल 2003 की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली मूवी रही थी और उसने 1.14 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था। और 3rd नंबर पर थी द मैट्रिक्स रीलोडेड, जिसने किया था 739 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस। दूसरे नंबर पर थी फाइंडिंग नीमो, जिसने 871 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था। और 3rd नंबर पर थी द मैट्रिक्स रीलोडेड, यानी कि मैट्रिक्स की 2nd पार्ट वाली मूवी का, जिसने किया था 739 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की 3rd पार्ट वाली मूवी ने 11 ऑस्कर्स जीते थे और इसके साथ ही ये 3rd मूवी बन गई थी जिसने अब तक सबसे ज़्यादा ऑस्कर्स जीते हैं। पहले 11 ऑस्कर्स बेन हर नाम की मूवी ने जीते थे जो रिलीज़ हुई थी 1959 में, और दूसरी टाइटैनिक ने जीते थे जो कि 1997 में रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी के तीनों पार्ट्स ने बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स में ऑस्कर जीते हैं। ये दूसरी मूवी है जिसने ऐसा कर दिखाया है। पहली थी ओरिजिनल वाली स्टार वार्स ट्रायलॉजी, यानी कि 1977, 1980 और 1983 वाली मूवीज़, जिसके तीनों पार्ट्स ने बेस्ट विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए ऑस्कर्स जीते थे। तो आइए अब सीधा प्लॉट पर चलते हैं। सबसे पहले सुनते हैं गोलम की कहानी। गोलम, जिसका असली नाम स्मीगल था, वो ओरिजिनली एक हॉबिट था, या यूँ कह लीजिए उन्हीं की प्रजाति में से एक था, जिसे उस समय स्टुअर कहते थे। और उस समय बोले तो बहुत पहले समय की बात कर रहा हूँ मैं। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए बता देता हूँ कि गोलम जब मरा तब उसकी उम्र लगभग 600 साल की थी और वो इसी मूवी में लास्ट में मर जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि रिंग पहनने वाले को लंबी उम्र मिलती है, वो स्मीगल उर्फ गोलम को मिली थी, लेकिन तब तक उसकी हालत जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। एनीवे, नॉवल के हिसाब से स्मीगल का जन्म लगभग 590 साल पहले हुआ था और जब वो करीब 33 साल का था तब वो रिंग पहनने वाला चौथा व्यक्ति था। इसके पहले 3 लोगों ने अंगूठी पहनी थी। पहला था खुद सारौन, दूसरा इसिल्डुर जिसने सारौन को मारा था, और मात्र मिनटों के लिए रिंग पहनी थी स्मीगल के कज़िन डीगल ने। तो एक्चुअली स्मीगल का बर्थडे था। तो स्मीगल और डीगल दोनों कजिन्स ने डिसाइड किया कि वो लोग आज फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने जाएंगे। दोनों फिर मछली पकड़ने गए। मछली पकड़ते पकड़ते इनके हाथ एक बहुत बड़ी मछली लगी जिसने डीगल को ही कांटे के थ्रू पानी में खींच लिया। डीगल पानी में गहराई में चला गया और उसे वहाँ वो अंगूठी मिली। डीगल उस अंगूठी को पानी से लेकर बाहर निकला और उसकी आंखों में उस अंगूठी को देख के एक चमक और लालच थी। उस अंगूठी पर फिर स्मीगल की भी नज़र गई और वो तुरंत उसे पाने की लालसा करने लगा। उसने डीगल से कहा कि आज उसका बर्थडे है तो वो अंगूठी डीगल को स्मीगल को दे देनी चाहिए, पर डीगल ने मना कर दिया। दोनों के बीच में फिर अंगूठी को लेकर झगड़ा होने लगा और इसी झगड़े में स्मीगल ने डीगल का गला घोट के हत्या कर दी। स्मीगल उस अंगूठी को दिन रात अपने पास रखने लगा और दिन ब दिन उसका नेचर करप्ट होता चला गया, यानी कि वो मनुष्य से कब राक्षस बन गया उसे पता भी नहीं चला। यही अंगूठी की ताकत है, वो अच्छों के दिमाग को अपने कब्जे में करके उसका दिमाग भ्रष्ट कर सकती है। फिर स्मीगल अपने परिवार से अलग हो गया और फिर वो मिस्टी माउंटेन्स की गुफाओं में जाके रहने लग गया 40 की उम्र में। धीरे धीरे वो अंगूठी स्मीगल का शरीर और दिमाग दोनों खराब करती चली गई, लेकिन उसको एक लंबी ज़िंदगी भी साथ में मिली।
स्मीगल समय के साथ उस अंगूठी को माय प्रेशियस यानी कि मेरी अनमोल कहने लगा और उसके दिमाग में वो अंगूठी अभी भी उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट था। एनीवे, स्मीगल उन मिस्टी माउंटेन्स में 400 साल तक जीवित रहा और वहाँ खाने के लिए सिवाय मछली के कुछ नहीं था, तो वो उन्हीं को पकड़ के कच्चा ही खाता रहता था। फिर उसे आम आदमी को खाना बेस्वाद और बेकार लगने लगा और उसे सिर्फ कच्ची मछली ही अच्छी लगती थी। लेकिन एक और बहुत अजीब सी बात हुई। इतने सालों तक जब वह अंगूठी के वश में था, तब उसकी दो पर्सनैलिटीज़ बन गई थी। ये यूँ कह लीजिए, दो पर्सनैलिटीज़ उसकी जागृत हो गई, एक अच्छी और एक बुरी। इसे कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसके बारे में जानना है तो मिस्टर रोबोट वाली टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखिए। स्मीगल उसकी अच्छी पर्सनैलिटी थी और गोलम उसकी बुरी पर्सनैलिटी थी। अब गोलम नाम कैसे पड़ा स्मीगल का? तो एक्चुअली स्मीगल का शरीर इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि सिर्फ हड्डियां ही बची रह गई थी उस पर, और उसकी आवाज़ बहुत ही बुरी हो चुकी थी। तो स्मीगल एक बहुत ही अजीब तरीके से कफ करता था, यानी कि खांसता था, और गले से एक बहुत ही अजीब आवाज़ निकलती थी। वो एक्चुअली गोलम की तरह साउंड करता था। वो जब आप मूवी देखेंगे तभी समझ में आएगा। एनीवे, तो गोलम अपने साथ ही अच्छी और बुरी पर्सनैलिटी में आपस में बातें करता था। स्मीगल वाली पर्सनैलिटी को थोड़ी बहुत बातें याद थी, जैसे कि लव और फ्रेंडशिप, जबकि गोलम वाली पर्सनैलिटी रिंग का गुलाम था और जो भी कोई उससे वो अंगूठी छीनने की कोशिश करता था वो उसको मार डालता था। तो एक्चुअली अच्छी और बुरी पर्सनैलिटी में लव हेट रिलेशनशिप था, मतलब कि कभी वो एक दूसरे से लड़ते थे तो कभी एक दूसरे से प्यार भी करते थे। तो एक्चुअली ऑथर जे.आर.आर. टोल्किन का कहना है कि ये दरअसल दर्शाता था गोलम का अंगूठी के प्रति लव हेट रिलेशनशिप, यानी कि गोलम को अंगूठी से कभी नफरत होती थी और कभी बहुत लगाव होता था। तो करीबन 500 साल बाद बिल्बो बैगिंस से गोलम का सामना हुआ था और फिर बिल्बो बैगिंस गोलम से वो अंगूठी लेके भाग गया था। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था ये मैं आप लोगों को द हॉबिट वाली मूवी सीरीज़ का जब रिव्यू करूँगा तब सुनाऊंगा। एनीवे, जब गोलम ने रिंग खो दी बिल्बो के पास, तब फिर वो बिल्बो को ढूंढने के लिए मिस्टी माउंटेन से बाहर आ गया। वैसे यहाँ एक बात बता दूँ, मैं ये बात पहले भी आप लोगों को बताई थी कि अंगूठी की खुद की एक विल पावर है, यानी कि इच्छा शक्ति है। वो अपने मालिक साउरॉन के पास जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अंगूठी बिल्बो ने गोलम से छीनी नहीं थी, बल्कि अंगूठी गोलम को खुद छोड़ना चाहती थी और बिल्बो के पास जाना चाहती थी। एनीवे, हाँ, तो गोलम मिस्ट्री माउंटेन से बाहर आया बिल्बो को ढूंढने, पर वो मिला नहीं। फिर गोलम मॉर्डर की तरफ जाने लगा। वहाँ साउरॉन के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे कैद कर दिया। फिर साउरॉन ने गोलम को खूब टॉर्चर किया और उससे अंगूठी के बारे में सब कुछ पूछा। गोलम ने सब कुछ बता दिया साउरॉन को। साउरॉन ने फिर गोलम को छोड़ दिया। फिर गोलम को एरागॉन और गैंडेल्फ ने पकड़ लिया और उससे पूछताछ की अंगूठी के बारे में। उसके बाद गैंडेल्फ और एरागॉन ने भी गोलम को छोड़ दिया। इसके बाद गोलम मोरिया की खानों में चला गया था, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया था और वहीं से फिर फेलोशिप पास कर रही थी फर्स्ट पार्ट में। बस उसके बाद की कहानी आप लोगों को पता ही है। गोलम फेलोशिप का फर्स्ट पार्ट से ही पीछा कर ही रहा था। खैर, आइए अब थर्ड पार्ट की कहानी शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट में रोहन का युद्ध खत्म हो गया था और गैंडेल्फ और उसके साथी जीत गए थे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा खतरा बचा है और वो है साउरॉन की सेना से लड़ने का। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी गोंडोर की। एनीवे, तो रोहन वाला युद्ध खत्म होने के बाद सारुमन हार गया था और उसके पास एक पैलेंटीर था। पैलेंटीर बोले तो एक क्रिस्टल बॉल जैसा होता है। ये ऑब्जेक्ट भी एल्व्स ने ही बहुत पुराने समय में बनाया था वेलिनोर में। तो अभी प्रेजेंट में बहुत ही कम पैलेंटीर्स बचे हैं, काफ़ी सारे ऑलरेडी नष्ट हो चुके हैं। पैलेंटीर्स जनरली कम्युनिकेशन के काम आते हैं और पृथ्वी पर कहाँ पर क्या हो रहा है वो भी इसमें दिखता है और इसमें भूतकाल की घटनाएं भी फिर से देख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये पैलेंटीर सारुमन का था तो ये बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि ये एक डार्क ऑब्जेक्ट था। डार्क ऑब्जेक्ट बोले तो कोई भी आम इंसान इसे छू नहीं सकता था या इसमें देख नहीं सकता था। इसको कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही हैंडल कर सकता है। खैर, पैलेंटीर को गैंडल्फ एक कपड़े से ढककर अपने पास रखा होता है। रात को जब सब सो रहे थे तो मैरी और पिपिन में से पिपिन को वो पैलेंटीर देखने की इच्छा होती है। तो वो चुपके से सोते हुए गैंडल्फ के पास जाता है और उस पैलेंटीर को उठा के उस पर से कपड़ा हटा के उसमें देखने लग जाता है।
फिर उसको उसमें दिखती है सारौन की दहकती हुई आँख जो हर पल उस एक अंगूठी को खोजती रहती है, और पिपिन को उसमें एक जलता हुआ पेड़ दिखता है। पिपिन उस पैलेंटीर की शक्ति से मरने ही वाला होता है कि तुरंत गैंडल्फ की आँख खुल जाती है और वो जल्दी से पिपिन से पैलेंटीर छीन लेता है और उसे खूब डांटता है। उसके बाद पिपिन गैंडल्फ को बताता है कि उसने उसमें क्या देखा। उससे गैंडल्फ डिड्यूस करता है कि सारौन गोंडोर पर हमला करने वाला है। तो वो तुरंत गोंडोर जाता है वहाँ के किंग को मनाने के लिए कि अपनी सेना तैयार कर लो, क्योंकि सारौन की सेना गोंडोर पर हमला करने वाली है। गोंडोर के किंग का नाम है डेनेथोर। एक्चुअली वो किंग नहीं है, वो वहाँ का एक स्टीवर्ड है, क्योंकि असली किंग एरागॉन है। स्टीवर्ड वो होता है जो राजा के एब्सेंस में राजा की देखभाल करता है। एनीवे, यहाँ के किंग की अलग ही कहानी चल रही है। वो अपने बेटे बोरोमुर की डेथ के बाद से पागल सा हो गया है। वो कुछ करना ही नहीं चाहता है और अपने छोटे बेटे फेरामीर को वो कुछ भी नहीं समझता है। फेरामीर का जिक्र आप लोगों को याद होगा, मैंने सेकंड पार्ट में किया था। एनीवे, पिपिन अपनी लॉयल्टी डेनेथोर के नाम करता है और राजा से कहता है कि वो जो कहेंगे वही पिपिन करेगा। अच्छा, अब क्या है कि अगर युद्ध होने वाला है और गोंडोर को अगर रोहन के राज्य की मदद चाहिए तो उसे एक मशाल जलानी पड़ेगी जो कि बहुत ऊंचाई पर है। इस मशाल के जलने के बाद एक और मशाल जलाई जाएगी जो कि थोड़ी दूरी पर है। तो ऐसे करके गोंडोर के राज्य और रोहन के राज्य के बीच में बहुत सारी मशालें रखी गई हैं, और जैसे जैसे एक एक मशाल जलती चली जाएगी वैसे ही इन दोनों राज्यों के बीच की मशालें लाइन से जलती चली जाएंगी, और फाइनली रोहन के राज्य वालों को पता चल जाएगा कि गोंडोर को मदद की ज़रूरत है। तो ये मशाल जलाना है क्या दरअसल? इसका मतलब है कि गोंडोर राज्य खतरे में है और उन्हें मदद की ज़रूरत है। रोहन का राज्य गोंडोर की मदद की पुकार एक्सेप्ट करता है और उनका राजा थियोडन बोलता है कि वो ज़रूर मदद करेंगे गोंडोर की। अब आते हैं फ्रोडो, सैम और गोलम की कहानी पर। तो फ्रोडो, सैम और गोलम मॉर्डर के पास में ही है जहाँ सौरौन की सेना इकट्ठी हो गई है और वो गोंडोर पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं। गोलम, सैम और फ्रोडो दोनों को धोखा देने के चक्कर में है ताकि उसे रिंग मिल जाए। रात को सोते वक्त गोलम चुपके से फ्रोडो और सैम का खाना फेंक देता है और फ्रोडो की आँख खुल जाती है। तो वो देखता है कि खाना गायब है। तब गोलम बोलता है कि इस मोटे सैम ने सारा खाना खा लिया है और सैम तुमसे अंगूठी छीनने के चक्कर में भी है। चूँकि फ्रोडो बहुत थका होता है और इतने दिनों से वो अंगूठी लेके चल रहा था, तो वो तुरंत गोलम की बात पर विश्वास कर लेता है और सैम से कहता है कि वो वापस घर चला जाए क्योंकि उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि फ्रोडो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर गोलम फ्रोडो को एक ऐसे रास्ते से ले जाता है जिस पर एक बहुत बड़ी मकड़ी बैठी है जो लोगों को खा जाती है। उस मकड़ी से फ्रोडो जैसे तैसे लड़ता है, लेकिन वो मकड़ी फ्रोडो पर हावी हो जाती है और उसे अपने जाले में पूरी तरह से बांध देती है। उसके बाद कहीं से सैम आ जाता है और वो मकड़ी को मार देता है, और फिर सैम को लगता है कि फ्रोडो मर गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि फ्रोडो अभी जिंदा है, तो वो फ्रोडो को उस मकड़ी के जाले से छुड़वाता है और फिर दोनों माउंट डूम की तरफ चल पड़ते हैं। गोलम ये सब छुपकर देख रहा होता है और वो उन दोनों का पीछा करने लग जाता है। इधर गोंडोर के स्टीवर्ड को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा फेरामीर भी मरने वाला है, क्योंकि नाज़गुल्स ने अटैक कर दिया था गोंडोर पर और फेरामीर फिर अपनी सेना लेके उनसे लड़ने निकल गया था। तो उसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर जब घायल फेरामीर को वापस लाया जाता है तब डेनेथोर खुद भी और अपने बेटे फेरामीर को लेके एक चिता पर बैठ जाता है सुसाइड करने के लिए। लेकिन गैंडल्फ को ये बात पता चल जाती है पिपिन के थ्रू। तब गैंडल्फ तुरंत आता है और फेरामीर को जलती चिता में से निकाल लेता है और उसे बचा लेता है, जबकि डेनेथोर उसी जलती चिता में अपनी आहुति दे देता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है। इसके बाद रोहन के सिपाही आ जाते हैं गोंडोर की मदद के लिए और एरागॉन एक मुर्दे सिपाहियों के भूतों की सेना लेके आता है। अब इनकी कहानी सुनिए। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं मैन ऑफ द वाइट माउंटेन। तो जब गोंडोर राज्य की स्थापना हुई थी बहुत सालों पहले, तब वाइट माउंटेन के सिपाहियों ने एक शपथ ली थी कि मदद के वक्त या युद्ध के वक्त वो लोग इसिल्डुर की सहायता करने ज़रूर आएंगे। लेकिन उसके बाद जब सारौन का काला और अंधेरा समय आया तब यही सिपाही सारौन के फॉलोअर्स बन गए। तो जब युद्ध हुआ जिसमें आदमी, ड्वार्फ्स और एल्फ सब मिलकर लड़े थे सारौन के खिलाफ, जिसमें इसिल्डोर ने सारौन के हाथ से अंगूठी काट ली थी,
उस समय वाइट माउंटेन के आदमी इसिल्डोर की मदद करने नहीं आए। तब इसिल्डोर ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम लोग जब तक सारौन के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होगे और जब तक अपनी कसम मेरे प्रति पूरी नहीं करोगे, तब तक तुम हमेशा के लिए इस धरती पर भटकते रहोगे। इस श्राप से व्हाइट माउंटेन के निवासी इतना डर गए कि वो लोग एक पहाड़ के अंदर जाके छुप गए और धीरे धीरे सभी लोगों की उसी पहाड़ी के अंदर मौत हो गई और इनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस पहाड़ी के अंदर भटकने लगी। लेकिन ये बात एरागॉन को पता थी और एरागॉन ही इसिल्डोर का असली वारिस था, तो इस श्राप से वो उन आदमियों को छुटकारा दिला सकता था। तब फिर वो उस पहाड़ी के अंदर जाता है और वो आर्मी ऑफ द डेड यानी कि भूतों की सेना एरागॉन के कहने पर बाहर आती है और साराउन की सेना से लड़ती है। इसके बाद मस्त वाला युद्ध होता है और इस युद्ध सीक्वेंस को बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है। इस युद्ध को जैसे तैसे रोहन और गोंडोर की सेना मिलकर जीत लेते हैं। एक्चुअली साराउन की सेना का नेतृत्व इसमें नाज़गुल का राजा कर रहा था, जिसे इसमें विच किंग बुलाते हैं। उसको जैसे तैसे ये लोग मार देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि काफ़ी भारी मात्रा में गोंडोर और रोहन की सेना मारी जाती है इस युद्ध में और सारौन की सेना अभी भी बहुत बची हुई है और वो फिर से इकट्ठी हो रही है और गोंडोर पर फिर से हमला करने वाली है। दूसरी तरफ फ्रोडो और सैम माउंट डूम तक पहुंच जाते हैं और फ्रोडो अंगूठी को फेंकने वाला होता है, लेकिन उसका मन बदल जाता है और वो फिर रिंग के वश में हो जाता है। फिर गोलम कहीं से निकल के आता है और फ्रोडो पर हमला कर देता है। दोनों में खूब झगड़ा होता है रिंग को लेके। अंत में गोलम अंगूठी के साथ ही उस माउंट डूम की सुनहरी आग में गिर जाता है और मर जाता है और अंगूठी भी नष्ट हो जाती है और सारौन भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एरागॉन गोंडोर का राजा घोषित कर दिया जाता है और जो जख्म फ्रोडो को नाज़गुल ने फर्स्ट पार्ट में दिया था वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो मरने की कगार पर है। इसलिए वो बिल्बो, गैंडेल्फ और एल्व्स के साथ वेलिनोर चला जाता है। बस कहानी ख़त्म, पैसा हजम। इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ खास बात करने को नहीं है। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मस्ट वॉच है मेरी तरफ से, रीज़न भी पता ही है आप लोगों को। ज़रूर देखिएगा इस मूवी को और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि इसमें जो युद्ध दिखाया गया है उसमें अच्छी बड़ी सेना दिखानी थी। इसके लिए काफ़ी सारे जवान न्यूजीलैंड आर्मी से इसमें सिर्फ खड़े होने के लिए बुलाए गए थे और आर्मी के जवान भी बहुत उत्सुक थे इस मूवी को ज्वाइन करने के लिए। दूसरा फैक्ट है कि शूटिंग खत्म होने के बाद एंडी सर्किस और एलाइजा वुड को पीटर जैक्सन ने एक एक अंगूठी दी थी अलग अलग बुला के, और दोनों को यही लगा था कि सिर्फ उन्हीं अकेले को अंगूठी मिली है। तीसरा फैक्ट है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी के टोटल 30 ऑस्कर नॉमिनेशंस हुए थे। ये इतिहास में किसी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस थे। इससे पहले गॉडफादर के 3 पार्ट्स के टोटल 29 नॉमिनेशंस हुए थे और ओरिजिनल स्टार वार्स ट्रायलॉजी के 21 ऑस्कर नॉमिनेशंस हुए थे। चौथा फैक्ट है कि एलाइजा वुड रियल लाइफ में बिना पलक झपकाए घंटों तक आँख खुली रख के एक टक लगातार देख सकते हैं। ये खूबी उनकी काम आई इस सीन में जब मकड़ी फ्रोडो को जाले में बांध देती है और फ्रोडो की आँख खुली की खुली रहती है। पांचवा फैक्ट ये है कि इस मूवी के लिए जितने भी घोड़े इस्तेमाल हुए थे उनको प्रोडक्शन कंपनी ने नीलाम कर दिया था। तब नीलामी में वीगो मॉर्टेंसन ने 2 घोड़े खरीदे थे। एक घोड़े को तो उनके कैरेक्टर एरागॉन ने चलाया था और दूसरा घोड़ा लिव टायलर के कैरेक्टर ने चलाया था फिल्म में। छठा फैक्ट ये कि इस मूवी के बैटल सीन्स के लिए बहुत सारे डिजिटल पार्टिसिपेंट्स चाहिए थे। उसको जनरेट करने के लिए बहुत भारी और बहुत सारा कंप्यूटर इक्विपमेंट लगा था, तो उन सबको रखने के लिए बाकायदा एक रूम अलग से बनाया गया था वीटा डिजिटल इफ़ेक्ट्स कंपनी के लिए, ताकि वो सीन्स रेंडर किए जा सकें। सातवां फैक्ट ये कि न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर में 1 लाख लोगों ने थिएटर्स के बाहर लाइन लगा दी थी इसके वर्ल्ड प्रीमियर के लिए। ये लगभग 25% जनता थी पूरे शहर की। आठवां फैक्ट ये कि एक आम मूवी में लगभग 200 के करीब विजुअल इफेक्ट्स के शॉट्स होते हैं, इसमें लगभग 1500 शॉट्स थे। नौवां और आखिरी फैक्ट ये कि इस मूवी के 11 नॉमिनेशंस हुए थे ऑस्कर्स में और इसने 11 के 11 नॉमिनेशन जीत लिए थे। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 9, जिसे रेट किया लगभग 19 लाख लोगों ने, और ये भी टॉप 250 IMDb मूवीज़ में आता है और इसका रैंक है 7, यानी कि टॉप 10 में ही है। और मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और बैटल सीक्वेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त है।
और गोलम की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज का रिव्यू कैसा लगा आप लोगों को वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।